गुड इवनिंग। आज सॉलिड का आपका आखिरी सेशन हो सकता है। कोशिश करेंगे आज सॉलिड ख़त्म हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन तो सारा हो ही गया है, लगभग 99%। आपकी थ्योरी भी बची हुई, ठीक है, तो उसको ख़त्म करते हैं। पिछली बार जो हमने टॉपिक छोड़ा था तो उसमें हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ लिया था, और शायद मैंने आज के टॉपिक का बीज वहीं बो दिया था कि हमें आज सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है। हमने ये भी देखा था कि टेम्परेचर का कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कैसे कैसे डिपेंडेंस है, अलग अलग डिपेंडेंस है, ठीक है। कि आपने देखा था कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में बढ़ जाती है। और मैंने पूरी आपको कोवेलेंट बॉन्ड वाली थ्योरी बताई थी, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे जनरली सेमीकंडक्टर की, ठीक है। सेमीकंडक्टर आप लोगों को पता ही है क्या होता है। सेमीकंडक्टर ऐसी ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, पर आपकी किससे ज़्यादा होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर जनरली हमें मिलता कहाँ से है, तो हमें अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कुछ एलिमेंट से सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं। क्या था ग्रुप 14? काशी गए संत प्रभु, याद आया? काशी गए संत प्रभु। सी आपका क्या है, कार्बन है। Fi आपका क्या है, सिलिकन है। अच्छा, Ge का पहले मेंडलीव ने नाम क्या बता दिया था, एका। एका मतलब बाद में आने वाला, एका सिलिकन। Ge का डिस्कवर्ड होने से पहले मेंडलीव ने नाम क्या बता दिया था, एका सिलिकन, और बाद में जाके इसको भरा गया जर्मेनियम। FN आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, टिन होती है। अब Pb का वैसा नाम तो प्लम्बम है, प्लम्बम, तो जनरली हम इसे जानते हैं लेड के नाम से। बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। अच्छा, आपने ये सारे देख लिए, तो मैं आपको ये बता देता हूँ ग्रुप 14 में किन किन से हम जनरली, क्योंकि लेड पॉइजनस होती है तो इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। टिन में नहीं होती प्रॉपर्टी इतनी कंडक्टिव, उसे भी यूज़ नहीं करते। जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो आपको जनरली ये बोलना है, देखिए लेड को क्यों नहीं कर पाते एज अ सेमीकंडक्टर हम यूज़, क्योंकि पॉइजनस होता है, ठीक है। टिन को क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि टिन जनरली बहुत वेरिएबल होता है, हर जगह एक जैसा टिन नहीं मिलता। टिन के कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं 37 से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, 10 से 37 के बीच ही होते हैं, स्पेसिफिक क्या बताना, 10 से 37 के बीच इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि आप एक रीजन से टिन उठाओ और दूसरे रीजन से टिन उठाओ, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा खामियाँ होंगी या अलग अलग होंगी, डिफरेंस होगा, तो हम उससे एक यूनिवर्सल टाइप का सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते। तो आपको पता चला ग्रुप 14 के लेड काम का नहीं है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। टिन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, इसलिए ये भी काम का नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम मैंने बोल दिया, कार्बन क्यों नहीं बोल पाया, तो कार्बन को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ज़रा, कार्बन जो होता है आपका, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और कार्बन के भी बहुत आइसोटोप होते हैं, पर मैं जो जनरली 90% से ज़्यादा अकर करता है 6C12 उसे ही यूज़ करता हूँ। तो आपको ये पता चला इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। नीचे वाली चीज़ जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, और 12 - 6 मतलब कितना आपका, 6 न्यूट्रॉन होंगे, इतने इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो आपको पता चला 6C12 में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, और कितने हैं आपके, 6 आपके न्यूट्रॉन हैं। ज़रा आप इस 6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो, तो कैसे करते हो, याद है 1s, 1 में 1, 2 में 2, कौन सा प्रिंसिपल, ऑफ बाउ। ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं था, जर्मन नाम था। ऑफ बाउ मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या फिल करना। तो आज हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। पहले ऑर्बिट में जो हमारा के शेल होता है उसमें एक ही सब शेल होता है 1s। दूसरा जो ऑर्बिट होता है हमारा, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो होता है हमारा L, है ना, KLMN चलता है। तो K में तो एक ही सब शेल है, एक शेल में एक ही सब शेल होगा। फिर दूसरा जो शेल है हमारा L, ये K हो गया, ये L है, तो L में हम पे 2 सब शेल होंगे, एक 2s और एक 2p। तो सबसे पहले ऐसे भरा जाता है, ऐसे 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 भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, s में मैक्सिमम भर सकते हैं 2, तो 1s2 हो गया। फिर आप पे 2s आया, 2s में भी कितने भर सकते हैं, 2। p में बेटा 6 भरे जा सकते हैं, s में 2, p में 6, d में आपके 10, f में आपके 14, है ना। तो p में आपके 6 भरे जा सकते हैं,
ये जो 2 2 लिखे मैंने ये इलेक्ट्रॉन है, 6 मेरे को कुल मिला के भरने हैं। 1 2 3 4 मेरे पूरे हो चुके हैं, 2 और 2 कितना 4, 2 और की ज़रूरत है तो हमने 2 लगा दिया। भाई जो 6 भर सकता है वो 2 भी भर सकता है आसानी से, तो 1s2 2s2 2p2 आ गया। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक काम करता हूँ, हमें बस ये देखना है कि एक बार सिलिकॉन देख लेते हैं। तो जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो ये 14 आ जाता है। मैजिक नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2 8 18 ऐसा वाला चलता था ना कहाँ एल्कली मेटल में, पर यहाँ तो आपका ग्रुप 14 या पी ब्लॉक में कैसे चलता है 8 8 18 32 है ना। चलो वो बात की बात है, हम वो पी ब्लॉक में देखेंगे और यह हम 11th में पढ़ा चुके हैं। अभी हम सिलिकॉन देखते हैं और प्रोवाइडेड है आपको इसका एटॉमिक नंबर कितना है 14 है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1s हो गया 2s हो गया 2p हो गया। अब तीसरा जो होगा m, उसमें 3 होंगे 3s 3p और 3d। ठीक है, तो देखिए ये जो एरो है 1s का ऐसे गया 2s का ऐसे गया 2p 3s के साथ जा रहा, फिर 3p के नीचे 4s आएगा। देखते हैं, पर इतने ही बना दिया मैंने अभी, ये आपने पढ़ा हुआ है, मेरे को बस इसको भरना है। तो सबसे पहले 1s भरा जाएगा, 1s पे कितने 2, फिर 2s पे कितने 2, 2p पे पूरे भर दो 6, 3s पे भर दो 2, ऐसे ही चलते हैं ना 1s फिर 2s फिर 2p फिर कौन 3s है ना। तो 1 2 3 4 6 और 4 10, 10 और 2 12, 2 और की ज़रूरत है। तो 3s के बाद आपका 3p आएगा और 3p में 6 भरे जा सकते हैं, पर हमें ज़रूरत सिर्फ 2 की है। तो ये आपका हो गया 6 और 4 10 11 12 13 14। अब ज़रा ये देखो 2p और 3p। ठीक है, तो 2p बहुत ही ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के। अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूक्लियस बनाऊँ, ठीक है, तो 2p बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ना। ऑब्वियसली बीच में 1s 2s भी होगा, पर मैं 2p दिखा रहा हूँ, तो ये 2p का इलेक्ट्रॉन है। और फिर 3s बहुत ही ज़्यादा दूर है, 3p इतना ज़्यादा दूर है। तो आप मुझे बताइए कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, इधर से या इधर से? जो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, जैसे ये वाला जो है हमारा 2p वाला, ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम है यहाँ पे, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए नहीं, और हमारा काम क्या है, हम इसे आयनाइज करें, हमें आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है। हम इसे आयनाइज करके बाहर निकाल के इसको कंडक्ट कराना चाहते हैं या इसकी मदद से कंडक्टिविटी पैदा करना चाहते हैं। हमें सेमीकंडक्टर बनाना है ना, तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो हमें आयनाइज करके ही मिलेंगे। यहाँ से अगर हम इसे आयनाइज करें तब ही मिल सकते हैं वो, पर यहाँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन कौन न्यूक्लियस और जो हमारा कौन सा ऑर्बिटल है 2p, वो बहुत ही ज़्यादा है ड्यू टू एज़ कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और ये जो आपका 3p है। बच्चों 2p हमारा इशारा कर रहा है कार्बन की तरफ और 3p हमारा इशारा कर रहा है सिलिकॉन की तरफ। अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है या जिसमें बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी खर्ची जाएगी, वही तो हमारे लिए कमर्शियली फिजिबल होगा, उसे ही हम सेमीकंडक्टर के जैसे यूज़ करना चाहेंगे, जिसमें बहुत ही कम है। और अगर आप फैक्ट देखना चाहें तो गूगल में देख लेना, कम से कम लगभग 1800 से 2000 कम 2000 मैग्नीट्यूड कम एनर्जी खर्च होती है जब हमें सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। मतलब सिलिकॉन हमारे लिए ज़्यादा कमर्शियली वायेबल है, इसका मतलब हम सिलिकॉन को ही सेमीकंडक्टर के जैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कार्बन को सेमीकंडक्टर के जैसे यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो पहले इसका रीज़न ये है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो 2p है ये है तो आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2p वो, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और हमारा सेमीकंडक्टर बन पाए, तो इसलिए हमें दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो 2p वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये वैलेंस हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर बहुत बड़ी बात कह दी, 3p वाले भी तो वैलेंस है। हाँ बेटा वैलेंस ही हैं। क्यों है वैलेंस, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन्हें वैलेंस कहा जाएगा। पर बेटा 3p वाला एक और चीज़ है, 3p वाला फ्री भी है, मतलब ये फ्रीली मूव कर सकता है, रिमूव आउट हो सकता है, पर 2p वाला फ्री नहीं है। तो इनफैक्ट बात यह है कि जो कार्बन है
उसका जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस के साथ फ्री हैं। वैलेंस तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्री इसलिए नहीं है। वैलेंस तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि भाई इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ख़तरनाक है। जबकि 3p वाला बहुत दूर है, मैंने तो ऐसे सिम्बॉलिकली बना रखा कि बहुत दूर होगा वैसे इनके अपने उसमें डायमेंशन रेंज में। तो ये जो 3p वाला इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस के साथ फ्री भी है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव होता है। ऐसी कहानी आपकी जर्मेनियम के साथ भी होगी, है ना, 32 एटॉमिक नंबर, तो उसकी भी ऐसी कहानी होगी। तो आपको समझ में आया सेमीकंडक्टर जनरली हम कहाँ से बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे सिलिकॉन से और एक हम बनाएंगे जर्मेनियम से, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमने कल ही बात करी थी कि जैसे जैसे साइंस एडवांस होती रहेगी तो सेमीकंडक्टर में भी तरह तरह के हमने मॉडिफिकेशंस करे, ठीक है। उन्हीं मॉडिफिकेशन के तर्ज पे हमने सेमीकंडक्टर को दो तरीके से डिवाइड करा है। कौन कौन से हैं वो, एक तो प्योर फॉर्म है और एक है मॉडिफाइड फॉर्म। तो आज की डेट में सारे मॉडिफाइड फॉर्म क्यों नहीं कर दिए गए, प्योर फॉर्म क्यों रहने दिया? तो बेटा मॉडिफाइड फॉर्म थोड़ी महंगी प्रोसेस है, इसलिए सारे मॉडिफाई नहीं करें। जब हमें छोटी सी चीज़ों या छोटे से अप्लाइंसेस में सेमीकंडक्टर का यूज़ करना पड़ता है तो हम इंट्रिंसिक ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू देखनी पड़ती है। तो सेमीकंडक्टर के टाइप्स की बात करेंगे तो दो तरह के इसके टाइप्स हैं। एक है इसमें इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म, और दूसरा है इसमें एक्सट्रिंसिक, जिसको हम बोलते हैं डोप्ड फॉर्म, DOPED। क्या है ये अभी देखेंगे। एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक, जिसे हम डोप्ड फॉर्म भी कहते हैं। चलिए इंट्रिंसिक क्या है, कि अगर हम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम ले, ठीक है, सिर्फ प्योर आपने सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लिया, उसका क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, इनके क्रिस्टल्स ले लिया, तो वो जो सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करेंगे उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। सिलिकॉन है जैसे, ठीक है, तो सिलिकॉन भी कार्बन के ग्रुप का है तो टेट्रावैलेंसी शो करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नीचे भी रहेंगे ऐसे। हर सिलिकॉन को 4 नेबरिंग सिलिकॉन क्या करेंगे, घेर के रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये मैंने इंट्रिंसिक फॉर्म बनाई। बच्चों इसमें सबसे ख़ास बात क्या है, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि अब सारी बातें थोड़ी देर के लिए हम इंट्रिंसिक की ही करते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक देखेंगे। एक्सट्रिंसिक के भी सब टाइप हैं, तो अभी मेन बात करेंगे हम इंट्रिंसिक की, जो प्योर फॉर्म है। जैसे प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम हो गया, मैंने बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होगा, इन रूम टेम्परेचर जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, सारी वैलेंसीज, ऑल वैलेंसीज, वैलेंसी 4 होगी ना, हर सिलिकॉन की 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 वैलेंसी होगी। ऑल वैलेंसीज ऑफ ऑल एटम्स सेटिस्फाई होंगी, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। 25 डिग्री सेल्सियस में सारी वैलेंसी सारे एटम की सेटिस्फाई होगी। अब इसमें दिक्कत क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस में फिर क्या होगा कि अगर सारे एटम्स की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसका मतलब, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर में जनरली होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो मतलब होगा क्या, जैसे वो जो एरो था उसमें क्या था, एक तो इलेक्ट्रॉन था और दूसरा आपका क्या था, होल था। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन होल यहाँ भी होगा, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में भी होगा, ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के बीच में भी होगा, इलेक्ट्रॉन होल। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, हर एक लाइन, एक जो लाइन है वो, ये जो लाइन बना रखी हमने वहाँ, वो इलेक्ट्रॉन और होल के कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोट कर रही है। अब होगा क्या, जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्योंकि सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, मतलब सारे बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, सारे बॉन्ड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ, क्योंकि सारे बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल से जुदा नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन, हर होल एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, कोई फ्री नहीं है। तो नो फ्री चार्ज कैरियर्स, कोई फ्री चार्ज कैरियर है ही नहीं। चार्ज कैरियर में दोनों ही आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और उसकी वैकेंसी, जिसको हम होल भी कहते हैं, कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। इसका मतलब आपको ये भी पता चला कि जो प्योर आपका सेमीकंडक्टर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस में कुछ और नहीं होता है, प्योर इंसुलेटर भी होता है, प्योर इंसुलेटर भी होता है।
क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस में तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो वो एक इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा। तो फिर हम इसे सेमीकंडक्टर या कंडक्टिव बनाते कैसे हैं? तो जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, तो आपको पता है जब हाई टेम्परेचर होगा तो कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे। जैसे 5 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बॉन्ड ब्रेक हुए, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और वो कंडक्टिविटी करना शुरू कर गया। पर ये सब कब होगा? हाई टेम्परेचर में। लो में तो होगा ही नहीं, लो में तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाई टेम्परेचर में होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया 25 डिग्री सेल्सियस में ये प्योर इंसुलेटर है। तो यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी बॉन्ड टूटेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और तभी कंडक्टिविटी होगी। मेनली बात आपको इंट्रिंसिक में क्या याद रखनी है कि यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, या हम लिखेंगे कंडक्टिविटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर का क्या है? फंक्शन है। ये मेन बात है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर की, ठीक है। कुछ बातें और अगर हम गहराई में देखें तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ होल्स क्या हैं? सेम है। जैसे आप फिज़िक्स में पढ़ोगे, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसे हम बोलते हैं होल डेंसिटी। ये दोनों सेम है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका हो गया इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ओके, शाबाश, चालाक बच्चे हो। इसमें हम एक और पॉइंट अगर जोड़ना चाहें, थोड़ा सब्जेक्ट से अगर हम अपने टॉपिक से डिवेट हुए, तो हाई टेम्परेचर के साथ अगर कभी एक्सिस रेडिएशन आ जाए, एक्सिस रेडिएशन जैसे एक्स रे, गामा रे, तब भी हमारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, फिर इसे सेमीकंडक्टर के जैसे मान सकते हैं। और जनरली हाई टेम्परेचर नहीं, हम यूज़ इसी का करते हैं, एक्सिस रेडिएशन का। जैसे आपके टीवी के जो रिमोट होते हैं, जो भी आपका टीवी का रिमोट होता है, उसमें आप आगे आपने सेंसर लगाया रहता है। ये हमने पहले भी डील करी थी इस चीज़ से, है ना। सेंसर लगाए रहते हैं। वो कहाँ करी थी डील? याद करो, फिज़िक्स में, चार्जिंग बाय रेडिएशन में। तो वो जो सेंसर होता है वो एक तरह का एक्सेसिव रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कंडक्टिविटी आती है, और वो जो आपने प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जैसे पॉज, प्ले, वॉल्यूम अप डाउन, वो करता है, ठीक है। तो ये आपने सारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का देखा। अब जरा हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस होती है डोपिंग। वो डोपिंग प्रोसेस होती क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डोपिंग आपने अगर समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हमने डोपिंग प्रोसेस सीख ली तो हमें सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। जनरली डोपिंग क्या होता है? डोपिंग होता है एक तरह का प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हम पे 10 लाख सिलिकॉन एटम्स हैं या 10 लाख जर्मेनियम एटम्स हैं, तो उसमें हम 10 लाख में से एक हटाएंगे सिलिकॉन एटम, और उसकी जगह कोई फॉरेन एटम ले आएंगे। आप पे 10 लाख सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स हैं, उन 10 लाख में से एक एटम हटाओ, सिलिकॉन का ही जो नेटिव एटम है, और उसकी जगह कहीं से कोई फॉरेन एटम लाओ। हाँ, पर बशर्ते ये ख्याल रखना, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, तो जो आप एटम ले के आओगे बाहर से, जिसे हम डोपेंट कहते हैं, उसकी वैलेंसी 4 नहीं होनी चाहिए। या तो 4 से ज़्यादा हो जाए, 5 हो जाए, या 4 से कम हो जाए, जैसे 3 होता है, तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो डोपिंग क्या होती है? डोपिंग एक तरह की प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच a dopant या foreign atom, dopant या foreign atom is introduced in the crystal lattice of
प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर आपको भी पता है, प्योर सेमीकंडक्टर आपका इंट्रिंसिक होता है। जनरली डोपिंग कैसे करते हैं? डोपिंग करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब एक डोपेंट डालना है कहाँ? 1 मिलियन, मतलब 10 लाख, जो अभी बताया था, 1 मिलियन आपके प्योर एटम्स में, ये आपकी डोपिंग होती है। ठीक है, डोपिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। जनरली हमारे कोर्स में कितने तरह की डोपिंग है? तो हम पे 2 तरह की डोपिंग है, एक है पॉजिटिव डोपिंग, अभी एक्सप्लेन करूँगा इसे, और दूसरी है नेगेटिव डोपिंग। पॉजिटिव को हम होल डोपिंग भी कहते हैं, होल से डोप कर दिया, और नेगेटिव डोपिंग को हम इलेक्ट्रॉन डोपिंग भी कहते हैं। ठीक है, 2 तरह की हम पे डोपिंग है, होल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। देखिए मैं आपको प्योर फॉर्म बता देता हूँ यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, प्योर फॉर्म दोनों में, प्योर फॉर्म तो या तो सिलिकॉन यूज़ करेंगे या तो जर्मेनियम यूज़ करेंगे, या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम। और जो हमारा डोपेंट होगा होल टाइप में या पॉजिटिव डोपिंग में, और यहाँ पे जो डोपेंट होगा उनमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे तो हम ग्रुप 13 के डालेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे ग्रुप 15 के। और सिलिकॉन जर्मेनियम खुद कहाँ से आता है? ग्रुप 14 से आता है। अगर आपको याद हो तो ग्रुप 13 क्या था? ग्रुप 13 बैंगन आलू गोविंद थैला, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये आपके ग्रुप 13 होता है। ऑब्वियसली इसमें काम के बोरॉन एल्युमिनियम होंगे या इंडियम भी होता है। ठीक है, और ग्रुप 15 आपको पता ही है, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ना पास सब बकवास, या नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। जो आपको देखना है वो देखेंगे। ठीक है, तो डोपिंग हम ऐसी 2 तरह की करेंगे। और अब समझते हैं इन डोपिंग करने से हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं। ओके, चलिए समझा जाता है इन्हें कैसे करना है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और देखते हैं उसमें होता क्या है। जो आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, अगर हम उसमें डोपिंग कर दें तो हमारा एक्सट्रिंसिक बन जाता है, इतनी सी बात है। तो दूसरे टाइप आप एक्सट्रिंसिक शुरू कर रहे हो, उसमें पहली हेडिंग तो ये लिखो, डोपिंग प्लस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बात है। डोपिंग अगर आप इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म में कर लो तो आपको एक्सट्रिंसिक मिल जाता है। बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है 2 तरह का है, जो मैंने आपको अभी बताया था। उसमें से एक तो है पी टाइप, जिसको हम पॉजिटिव टाइप कहते हैं, और एक है एन टाइप। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप, ये हमने सेमीकंडक्टर में मेनली पढ़ना है, फिजिक्स में लास्ट यूनिट है आपकी। ठीक है, तो पी टाइप को आप पॉजिटिव टाइप बोल सकते हो, और एन टाइप को आप नेगेटिव टाइप बोल सकते हो। थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, यहीं पे बता दूं, फिर हम आगे भी देखेंगे। पी टाइप में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल होंगे, और एन टाइप में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पी टाइप में चार्ज कैरियर्स कौन है? होल है। एन टाइप में चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद पी टाइप में हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है ग्रुप 14 तो आपका प्योर फॉर्म है, ग्रुप 14 प्योर फॉर्म है। ग्रुप 14 में अगर हम ग्रुप 13 डाल दें तो ये आपका बनेगा पी टाइप, और ग्रुप 14 में अगर हम ग्रुप 15 डाल दें तो ये आपका बनता है एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक के अंदर तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? सेमीकंडक्टर को एस से लिख देता हूँ। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, ग्रुप 14 मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम का अगर ग्रुप 13 जो कि आपका कौन कौन है?
या इससे पहले एन टाइप सीखो, है ना, क्योंकि पी टाइप में फिर दिक्कत होगी तुम्हें। ग्रुप 15 में कौन है? फॉस्फोरस ले लो, नाइट्रोजन नहीं लेना, उसका वैसे वाला हिसाब होगा जैसे कार्बन का है। फॉस्फोरस ले लो, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो, ऐसे ले लो, बिस्मथ मत लेना। अब इनके कुछ भी कॉम्बिनेशन बने ऐसे 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 ऐसे, तो वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ज़रा समझते हैं ये कैसे होता है। तो जनरली यहाँ अगर हम पहले सिलिकॉन बनाया था तो सिलिकॉन ही बनाते हैं, जर्मेनियम भी बना सकते हो आप। अगर मैंने ये सिलिकॉन बनाया, आगे भी चलता रहेगा, फ्री वैलेंसीज हैं, चलती रहेंगी, तो ये आपका प्योर फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि जो ग्रुप 14 का है सिलिकॉन, उसमें 4 वैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो ग्रुप 15 है उसमें 5 वैलेंसी या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो एक सिलिकॉन गया और पार्ट्स पर मिलियन में ही करना है, 10 लाख सिलिकॉन के लिए एक ही फॉस्फोरस डालेंगे तो फॉस्फोरस करा। अभी के लिए बॉन्ड हटाओ। बच्चों अगर आपको याद होगा, जब ये फॉस्फोरस नहीं था, यहाँ पे सिलिकॉन था, तो वो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा था ऐसे, ठीक है। अब वो गायब हो गया, अब यहाँ फॉस्फोरस है। भाई फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसे 5 बॉन्ड बनाने चाहिए। कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 5 ही बॉन्ड बनाएगा। सिंगल डबल वो उसकी मर्जी है, पर हमें ज़रूरत तो यहाँ 4 की है। चलो 4 तो बनाऊँ, 1 2 3 4। अच्छा इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जैसे फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, 4 तो यूज़ हो गए, एक बच गया। कुल मिला के कितने थे? 5 थे। 4 यूज़ हो गए बॉन्ड बनाने में, 1 2 3 4, एक बच गया, वो ये रहा। अब ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये फ्री है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में कब होता है? जब ये बॉन्ड बना रहा होता। पर आज ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि आपको भी पता है सिलिकॉन की लैटिस में 4 बॉन्ड की ज़रूरत है या 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और फॉस्फोरस अपने साथ एक एक्स्ट्रा लेके आ गया, 5 लेके आ गया, जबकि ज़रूरत 4 की ही थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमें चाहिए किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए। तो देखिए कितने आसानी से हमने कंडक्टिविटी पैदा कर दी। माइंड इट एक बात, टेम्परेचर पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है, टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर जितना पहले प्योर में था उतना ही अब है। हमने कुछ नहीं करा, हमने टेम्परेचर उतना ही रखा हुआ है, ना बढ़ाया ना घटाया, रूम टेम्परेचर ही है। जबकि वहाँ पे इंट्रिंसिक में, प्योर फॉर्म में, आपको कंडक्टिविटी के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर वही है पर कंडक्टिविटी आ गई। और आपको भी पता है रीज़न क्या है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपकी क्या आ गई? कंडक्टिविटी आ गई। बच्चों अगर इसके हम कुछ सेलिएंट फीचर्स देखें तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स क्या है? क्योंकि यहाँ पे हर 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स के लिए एक फॉस्फोरस एटम्स ज़्यादा हो जाएगा, या थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए, अब आपको पता ही है, 1 मिलियन में एक कम हो जाए। 1 मिलियन में कितना हो जाए? एक कम हो जाए, मतलब 9,90,99,999 अगर सिलिकॉन एटम्स हैं, तो उनके लिए अगर एक फॉस्फोरस एटम है तो ऑब्वियसली एक ज़्यादा ही है। नहीं आया समझ में? चलो आप मुझे बताओ यहाँ होल्स कितने हैं? होल्स यहाँ एक भी नहीं है। फ्री होल्स की बात कर रहा हूँ, बॉन्डेड होल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉन्डिंग वाले, ऐसे तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन करोड़ों हैं, जितने सिलिकॉन एटम होंगे उतने 4, एक सिलिकॉन एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात कर रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ एक है, चलिए होल्स तो है ही नहीं, तो आपको यहाँ से पता चल गया हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ होल से क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। मतलब यहाँ नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी होल से। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर के। हाँ वो अलग बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो पुरानी वाली चीज़ तो होगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तो था ही, साथ में बॉन्ड भी टूटे और उनसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो अब सोने पे सुहागा हो गया। एक तो पहले से थी, साथ में बॉन्ड के टूटने से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए। चलिए तो आपको ये सारी चीज़ें पता चली, इंडिपेंडेंट ऑफ ये है वो है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अच्छा इनको बहुत बार ग्रुप 15 है ना, 5 वैलेंसी है, तो इन्हें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी भी कहते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ये भी आप लोग याद रखना, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी।
और ग्रुप 13 होंगे ट्राईवैलेंट, क्योंकि टेट्रावैलेंट तो ये खुद ही है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन। तो आप ये बात याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप हटा के अब लिखा जाएगा पी टाइप, ठीक है। तो पी टाइप में होगा क्या, देखते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, देखिए ग्रुप 14 से आप कार्बन ले लीजिए, सॉरी सिलिकॉन ले लीजिए और जर्मेनियम ले लीजिए, और ग्रुप 13 से आप बोरॉन ले सकते हो, ठीक है, इंडियम ले सकते हो, और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। चलिए बोरॉन इंडियम से ले सकते हो, ये दो ले लिए। तो आपके पेयर कैसे बने, या तो सिलिकॉन बोरॉन के साथ, सिलिकॉन इंडियम के साथ, जर्मेनियम बोरॉन के साथ, जर्मेनियम इंडियम के साथ। याद रखना सिलिकॉन जर्मेनियम प्योर फॉर्म में, बोरॉन और इंडियम जो हैं डोपेंट हैं, डोपेंट बोल सकते हो, या इसका एक और नाम है आपने अभी पढ़ा क्या, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। या तो आप ये कह सकते हो, या तो डोपेंट कह सकते हो, या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कह सकते हो। ये सारी चीज़ें थी। चलिए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ गया, बनाने की कोशिश करेंगे। लेटर से हम इंडियम को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जर्मेनियम ले लेते हैं इस बार, जर्मेनियम में 4 है। आपको भी समझ में आ गया कि अगर एक सिलिकॉन जाएगा तो पहले तो वो 4 बॉन्ड बना रहा था, पर उसकी जगह जो इंडियम आएगा वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। इसका मतलब ज़रूरत हमें 4 इलेक्ट्रॉन की है, पर हम प्रोवाइड कितना कर पा रहे हैं डोपेंट से, 3। तो अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे होल कहा जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। ये आपको बात याद रखनी है। तो जैसे सपोज़ यहाँ सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, नीचे भी सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये आपका सिलिकॉन हो गया, फ्री वैलेंसीज है। और ये सिलिकॉन जो है आप ध्यान से देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है, अब ये गया, पहले 4 बॉन्ड बना रहा था, अब ये गया, और अब उसकी जगह हम इंडियम ले आए। इंडियम अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन 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 3 ही बॉन्ड बना पाया, यहाँ नहीं बना पाया इधर। तो इधर जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर पहले तो था, जब सिलिकॉन था तब तो था एक इलेक्ट्रॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो यहाँ जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से, होल्स की वजह से है। होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। हाँ, अगर कुछ यहाँ पे भी वही है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा, पर वही अलग बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पहले होल्स तो थे, अब इलेक्ट्रॉन और होल और फ्री हो गए, तो अब दोनों तरीके से कंडक्टिविटी हो रही है। आप सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे आगे, जब आप फिज़िक्स में पढ़ोगे कि जो कंडक्टिविटी होती है वो दोनों का फंक्शन होती है, होल का भी और इलेक्ट्रॉन का भी। ठीक है, प्योरली पी टाइप और एन टाइप कुछ होता नहीं है। ठीक है, जंक्शंस पढ़ते हो आप, पीएनपी, एनपीएन, डायोड, ट्रायोड पढ़ते हो, है ना, वॉल्व पढ़ते हो, आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे मुझे ये पता चला होल डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। इतनी बातें आपके लिए सफिक्स होंगी पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम बोलते हैं कर्नल थ्योरी या बैंड थ्योरी, या तो उसे कर्नल थ्योरी बोल लो, ये वर्ड मैंने उठाई भी था पहले, या बैंड थ्योरी बोल लो। हर चीज़ एक समय नहीं बताई जा सकती, तो इसके लिए सोचना पड़ता है थोड़ा ना। कर्नल या बैंड थ्योरी, ये यहाँ पे तो छोटी सी है, पर जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे फिज़िक्स में तो ये काफ़ी डिटेल में समझाई जाएगी आपको। कर्नल या बैंड थ्योरी, इन्होंने क्या बताया, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन करा कंडक्टिविटीज़ वेरिएशंस, कंडक्टिविटीज़ वेरिएशन, जो वेरिएशन है कंडक्टिविटीज़ में, किस में, मेटल्स में या कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में,
इंसुलेटर में ऑन द बेसिस ऑफ बैंड्स के बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन करा। बैंड्स के बेसिस पे इन्होंने क्या करा, एक्सप्लेन करा। अब इन्होंने बैंड्स कैसे माने वो आप लोग समझिए। इन्होंने यहाँ पे 3 तरह के हम पे किरदार हैं, कैरेक्टर हैं, हीरो, हीरोइन, विलन, ऐसे ही हैं यहाँ पे भी। क्या क्या हैं? तो एक इसमें है वैलेंस बैंड जिसे हम वीबी बोलेंगे। एक है दूसरा कंडक्शन बैंड जिसे हम क्या बोलेंगे, सीबी बोलेंगे। और एक है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसे हम बोलेंगे डेल्टा EG। ये हम पे 3 है। ज़रा समझिए वैलेंस बैंड क्या होता है। नाम ही बता रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो वैलेंस बैंड होगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ जनरली बैंड होता कैसे। एक हाइपोथेटिकली यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसा और ऐसा होता है। ठीक है, इनके बीच का जो गैप होता है उसे एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, जो नीचे बैंड होता है उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं और जो ऊपर बैंड होता है उसे कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इतना है बस। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए वैलेंस बैंड ऊपर है या नीचे है? नीचे है, तो ये होगा लोअर बैंड होगा। ये जो आपने एनर्जी बैंड डायग्राम बना रखे हैं इसका ये लोअर बैंड है। बेटा वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी आपने कार्बन ग्रुप के देखे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो यही होते हैं। दूसरी बात, ये हमेशा कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड होगा, कभी भी खाली नहीं होगा। कैसे होगा भाई खाली? अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कोई भी, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे सबसे बड़ा एलिमेंट हो यूरेनियम, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसमें हमेशा होंगे ही। और अगर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कभी खाली नहीं होगा, वो बैंड कभी खाली नहीं होगा, कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड ही होगा। और सबसे मेन बात क्या है, अब आप खुद ही देखिए, क्या हर एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या हर एलिमेंट में वैलेंस बैंड एग्जिस्ट करता है? तो मैंने बोलना हाँ, हर बैंड में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हर एलिमेंट मेटल होता है या कंडक्टर होता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। बट सर इलेक्ट्रॉन तो सब में ही है, वैलेंस बैंड सब में ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सब में ही है, पर हर कोई नहीं होता कंडक्टर। यस, एक तरीका उसे समझने का अभी भी था, कार्बन और सिलिकॉन में हमने देखा। आज हम उसे बैंड थ्योरी में समझ रहे हैं कि क्यों नहीं होता। तो अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि वैलेंस बैंड हर एलिमेंट में, यस आई एग्री, वैलेंस बैंड हर एलिमेंट में है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हर एलिमेंट में है। ठीक है, पर वैलेंस बैंड या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने से वो एलिमेंट कंडक्टर या मेटल नहीं हो जाता। इसका मतलब जो एलिमेंट मेटल या कंडक्टर होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी जो है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस बैंड पे डिपेंड नहीं करती, तो वो करती किस पे है? तो वो करती है कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन पे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाए जाएंगे वही किसी मेटल को डिफरेंशिएट करते हैं किसी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर से। इसका मतलब ये भी बात हुई कि किसी मेटल के कंडक्टर बनने के पीछे का कारण कौन है? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर, कंडक्शन बैंड, याद रखना। कोई चीज़ कंडक्टर कब है? जब उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में पहुंचना ज़रूरी है अगर किसी चीज़ को कंडक्टर या मेटल बनना है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन नहीं करते। ठीक है, तो हेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, या जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो उसे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन दैट एग्जिस्ट हेयर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल है ये, रिस्पॉन्सिबल
फॉर कंडक्शन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं करते। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंडक्शन बैंड क्या है? तो कंडक्शन बैंड में आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यहीं से देख लो, कंडक्शन बैंड अपर मोस्ट बैंड है, हायर बैंड। पहली बात, कंडक्शन बैंड क्या है? हायर बैंड है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ये 0 केल्विन में और 25 डिग्री सेल्सियस में और इनके बीच में एम्प्टी होता है, खाली होता है। यही सबसे मेन कारण था कि हर एलिमेंट जो है रूम टेम्परेचर में कंडक्टर या मेटल नहीं होता, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनती हैं चीज़ें, ठीक है। तो एट 0 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस दिस इज़ एम्प्टी। किस चीज़ से एम्प्टी? पानी भरा होता है इसके अंदर? नहीं सर, पानी होता है नहीं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन में एम्प्टी होता है। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे? तो नीचे से ही आते हैं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रमोट होते हैं, अपने चारों तरफ से वो कुछ एनर्जी गैदर करते हैं। विजिबल रीजन से वो फोटॉन्स की एनर्जी लेते हैं, या उन्हें हीट करा जाता है, या बैटरी लगाई जाती है। तो उसकी वजह से कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, जब इन्हें क्या दी जाए? एनर्जी दी जाए। और कितनी एनर्जी लगेगी? वो यही है जो एनर्जी गैप है। अगर इतनी एनर्जी मिल जाए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, तो वो वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। तो अब आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई। एनर्जी बैंड गैप क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस बैंड टू प्रमोटेड एट द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स प्रमोटेड, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोटेड होते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और कॉज कंडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुए कहाँ से? वैलेंस बैंड से। किधर? कंडक्शन बैंड में। वही हमारा क्या कॉज करते हैं? कंडक्शन। उसी की वजह से चीज़ें क्या बनती हैं? मेटल। और वही डिफ्रेंशिएट करता है मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। अच्छा, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? तो ज़रा इसके दो डेफिनेशन से समझिए। पहली तो आपको ये पता चल गई, इट इज़ दैट एनर्जी गैप which requires by the electron of the valence band to promote to the conduction band। ये आपको याद रखना है। तो it is the energy required by electron, कौन से बैंड का? नीचे वाले वैलेंस बैंड, टू प्रमोट कहाँ? टू द कंडक्शन बैंड। ये है, ये वो एनर्जी है जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को लगेगी ताकि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और फिर कंडक्टिविटी करें। बच्चों, इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूं। इसकी एक और डेफिनेशन क्या है? तो इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि ये एक तरह का एनर्जी गैप है। किस किस के बीच का? ध्यान से देखो, वैलेंस बैंड के सबसे ऊपर वाले लेवल का और कंडक्शन बैंड के सबसे ऊपर वाले लेवल का या सबसे नीचे वाले लेवल का। तो आपको भी दिख रहा है सर, ये मार्कर जो है ना, यही है हमारा सबसे नीचे वाला लेवल, और इनके बीच का एनर्जी गैप ही क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप है क्या? इट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द अपर मोस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो हम लिखेंगे ये क्या है? इट इज़ द एनर्जी गैप, इट इज़ द एनर्जी गैप between uppermost level of क्या? सबसे ऊपर वाला लेवल वैलेंस बैंड एंड लोअर मोस्ट लेवल किसका? कंडक्शन बैंड का। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा मैं मार्कर को इंक दे दूं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये थ्योरी अगर इस्टेब्लिश हो गई तो इसके बेस पे हम मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देख लीजिए।
ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? वैसे जनरली ये वैलेंस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, कह देते हैं उन्हें वैलेंस। भाई वैलेंस ऐसा थोड़ी है कि कार्बन भी मेटल बनेगा अब अगर वो इस थ्योरी को फॉलो कर रहा है, नहीं, कार्बन इंसुलेटर ही रहेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जनरली, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो जनरली आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो उसे, है ना। चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया, कर्नल या बैंड थ्योरी समझ में आ गई। तो अब ज़रा हम देख लेते हैं कि इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में कैसे बनेगा बैंड, जो आप डायग्राम बनाओगे, है ना, जो आपके बैंड थ्योरी के डायग्राम हैं वो कैसे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर, तो इंसुलेटर मतलब है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? इंसुलेटर वो है जो कंडक्टिविटी नहीं करता। क्यों नहीं करता कंडक्टिविटी? क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते? नहीं होते हैं। वो इंसुलेटर भी किसी कंपाउंड मेटल एटम का बना होगा, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। तो क्या उसमें बैंड नहीं होगा, वैलेंस? नहीं, उसमें बैंड होगा, वैलेंस। कंडक्शन भी होगा, एनर्जी गैप होगा, और सबसे बड़ा होगा वहाँ पे एनर्जी बैंड सबसे बड़ा होगा। एनर्जी जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो सबसे बड़ा होगा। और इतनी एनर्जी आप ज़िंदगी में कभी प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे इंसुलेटर के केस में कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए। इतना बड़ा वो एनर्जी गैप होगा, आप नहीं दे सकते। उससे पहले ही वो वेपराइज या फूक जाएगा इंसुलेटर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा उसका। तो इंसुलेटर में क्या होता है, जो आपका वैलेंस बैंड होता है, ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में एनर्जी गैप जो होता है बहुत हाई होता है। तो जनरली होता कितना है, तो मुझे याद आ रहा है ये ज़्यादा होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ईवी में देखते हैं इसे, है ना, तो बहुत ज़्यादा गैप है, वेरी लार्ज गैप। इस वजह से बड़ा ही मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाए, बहुत ही मुश्किल है। पहले दम तोड़ देगा, नीचे गिर जाएगा, यहीं से इधर भाग जाएगा, वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। ये एक ऐसी दीवार है जो हमारे सैनिक मतलब इलेक्ट्रॉन को पार करनी है, और वो ज़िंदगी में कभी पार नहीं कर पाएगा, ये बात है। इंसुलेटर के बाद कुछ उम्मीद जगी सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। इतना हो गया लगभग, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड थोड़ा कम गैप हो गया, एनर्जी गैप कितना हो गया, तो आप देखो जनरली होता है 1.12 से 3.2 EV इतना, और इसे पार कर लेते हैं। तो अब थोड़ा आसान है। तो अब होगा क्या, इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे ऊपर तक, कुछ गिर ही जाएंगे ऐसे, कुछ पहुंच जाएंगे। और भाई मेटल के तो क्या कहने, अगर आप ये बोलो कि मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। यहाँ पे एनर्जी गैप नियर इक्वल टू 0 होता है। आप ये बोल सकते हो कि जो आपका मेटल है उसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से 99% इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी एफर्ट पास हो जाते हैं। कहाँ से कहाँ, वैलेंस से कंडक्शन, और आपकी कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है, ये आपकी बैंड थ्योरी थी, ठीक है, शाबाश, ये देख लेना आप लोग। तो देख लिया आपने, सेमीकंडक्टर, मेटल, इंसुलेटर, यही चीज़ है, ठीक से देखो। चलिए, इसके बाद अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या है, तो उसमें तरह तरह के आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, है ना। मैग्नेटिज्म नेचुरल कौन सा होता है, हेमाटाइट नहीं होता, लोडस्टोन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लोडस्टोन होता है। कहाँ मिला था सबसे पहले, चाइना में मिला था। ये उसे नेचुरल कंपास के जैसे यूज़ करते थे लोडस्टोन को। काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलते हैं, देखेंगे अभी।